क्या सच में चौपट हो गया भारतीय रियल एस्टेट? क्या लोगों ने बंद कर दिए हैं घर खरीदने? एक रिपोर्ट ने क्यों उड़ा दी बिल्डरों की नींद? क्या है लग्जरी प्रॉपर्टी का पूरा खेल? दोस्तों, अगर आपको भी लगने लगा है कि भारतीय रियल एस्टेट खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, लोग घर खरीदना बंद कर चुके हैं, बिल्डरों के पास खरीदार नहीं है और अब बस प्रॉपर्टी के दाम गिरने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके पूरे नज़रिए को बदल सकता है। क्योंकि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, ज़मीन पर कहानी उससे बिल्कुल अलग है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मार्केट बैठ गया, दूसरी तरफ देश के सबसे अमीर निवेशक यानी अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिनकी एक एक इन्वेस्टमेंट की चाल हज़ारों करोड़ रुपए का फ्यूचर तय करती है, वही लोग रिकॉर्ड पैसा भारतीय रियल एस्टेट में लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर रियल एस्टेट खत्म हो रहा है तो देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्या उन्हें कोई ऐसी बात पता है जो आम आदमी नहीं समझ पा रहा? क्या ये सिर्फ लग्जरी प्रॉपर्टी का खेल है या आने वाले समय में आम प्रॉपर्टी खरीदारों को भी इसका फायदा मिलने वाला है? क्या घरों की कीमतें गिरेगी या फिर अगले कुछ सालों में और महंगी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो क्या अभी प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय है? दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि सेबी के आधिकारिक आंकड़ों, बाजार की सच्चाई, इन्वेस्टर्स की रणनीति और अपने अनुभव के आधार पर आपको समझाऊंगा कि आखिर भारत के रियल एस्टेट में ऐसा क्या बदल रहा है जिसे समझना हर इन्वेस्टर और हर घर खरीदने वाले के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, एक बात साफ कर लेते हैं, जब भी बाजार में मंदी की बात होती है तो लोग मान लेते हैं कि हर सेक्टर खराब चल रहा होगा, लेकिन हर सेक्टर एक जैसा बिहेव नहीं करता। शेयर बाजार, सोना, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बैंक डिपॉजिट, सभी की चाल अलग अलग होती है। पिछले एक साल में आपने देखा कि दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा, अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता बनी रही, शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को लगातार मिल रहा है। ऐसे समय में बड़े इन्वेस्टर सबसे पहले ये सोचते हैं कि पैसा सेफ कहाँ रहेगा। आम इन्वेस्टर अक्सर तेजी देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि बड़ा इन्वेस्टर जोखिम देखकर फैसला लेता है। यही वजह है कि सेबी के ताज़ा आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। सेबी के अनुसार अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF के माध्यम से भारतीय रियल एस्टेट में निवेश साल 2024-25 के 69,696 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2025-26 में 1,28,937 करोड़ रुपए पहुंच गए। यानी सिर्फ एक साल में लगभग 84% की बढ़ोतरी और करीब 60 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। अब जरा सोचिए, अगर देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर, फैमिली ऑफिस, संस्थागत निवेशक और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ लोग इतनी बड़ी रकम रियल एस्टेट में डाल रहे हैं, तो क्या वो बिना रिसर्च ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो फ्यूचर खरीदते हैं, वर्तमान नहीं। अब यहाँ एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहला दोस्त शेयर बाजार में पैसा लगाता है, दूसरा दोस्त उसी पैसे से एक ऐसे इलाके में ज़मीन खरीदता है जहाँ अगले 3 साल में मेट्रो आने वाली, एक्सप्रेस वे बनने वाला है और आसपास IT पार्क डेवलप होने वाला है। पहले दोस्त का पैसा रोज ऊपर नीचे होगा, दूसरे दोस्त की ज़मीन शायद पहले 6 महीने या साल भर बिल्कुल ना बढ़े, लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा उसकी संपत्ति का मूल्य धीरे धीरे कई गुना बढ़ सकता है। यही सोच बड़े निवेशकों की होती है। वो रोज का मुनाफा नहीं देखते, वो अगले 5 से 10 साल का फ्यूचर देखते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं भी कुछ प्रपोज्ड डेवलपमेंट है तो आंख मूंद कर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्या सिर्फ फ्लैट खरीदे जा रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। आज का रियल एस्टेट सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहा। ग्रेड A ऑफिस स्पेस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क, डेटा सेंटर, प्रीमियम कमर्शियल टावर, लग्जरी हाउसिंग और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट आज इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुके हैं। भारत में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां लगातार अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल रही है। उन्हें आधुनिक ऑफिस चाहिए, ई-कॉमर्स कंपनी को बड़े वेयर हाउस चाहिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो डेटा सेंटर की मांग भी बढ़ रही है। यानी रियल एस्टेट अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका है। यही कारण है कि दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहर लगातार निवेश आकर्षित बनते जा रहे हैं। अगर दिल्ली NCR की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट को निवेशक अगले बड़े ग्रोथ इंजन के रूप में देख।
इसकी वजह सिर्फ बिल्डर नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहाँ एक्सप्रेस वे बनता है, जहाँ मेट्रो जाती है, जहाँ एयरपोर्ट आता है, जहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है, वहाँ ज़मीन का मूल्य समय के साथ बढ़ने की संभावना मजबूत हो जाती है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, क्या इसका मतलब ये है कि हर प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलती आम निवेशक करता है। सिर्फ इसलिए कि किसी शहर में तेजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस शहर की हर परियोजना सफल होगी। लोकेशन, डेवलपर की विश्वसनीयता, कानूनी मंजूरी, रेरा रजिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की वास्तविक प्रगति और मांग का विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी है। कई लोग सिर्फ विज्ञापन देखकर निवेश कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। इसलिए रियल एस्टेट में सफलता की पहली शर्त रिसर्च है। अब बात करते हैं रेरा की। कुछ साल पहले तक लोगों को सबसे बड़ा डर यही होता था कि बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा करेगा या नहीं, पैसा डूब जाएगा या नहीं। लेकिन रेरा आने के बाद पारदर्शिता काफ़ी बढ़ी है। प्रोजेक्ट की जानकारी पब्लिक हुई, समय सीमा तय हुई और खरीदारों के अधिकार पहले की तुलना में काफ़ी मजबूत हुई। डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और संगठित डेवलपर्स की बढ़ती हिस्सेदारी ने भी बाजार में भरोसा बढ़ाया। यही वजह है कि घरेलू निवेशकों के साथ साथ संस्थागत निवेशकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। अब एक और सवाल, अगर निवेश इतना बढ़ रहा है तो क्या आम आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जाएगा? इसका जवाब थोड़ा संतुलित है। प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में मांग मजबूत बनी हुई है और कई शहरों में कीमत ऊपर भी गई। लेकिन हर शहर और हर सेगमेंट की कहानी अलग है। कुछ जगहों पर मिड सेगमेंट में भी अच्छी मांग है, जबकि कुछ इलाकों में सप्लाई ज़्यादा होने के कारण कीमत स्थिर है। इसलिए पूरे भारत को एक नज़र से देखना गलत होगा। अब मेरी राय सुनिए। मेरी नज़र में आज भारत का रियल एस्टेट दो हिस्सों में बढ़ चुका है। पहला, वहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, इंडस्ट्री और पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा, वो जहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं लेकिन वास्तविक मांग कमज़ोर है। अगर आप पहले वाले इलाके में सही डेवलप और सही कीमत पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न की संभावना मजबूत रहती है। लेकिन अगर सिर्फ सस्ता देखकर या किसी एजेंट की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भीड़ देखकर नहीं, डेटा देखकर निवेश करिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये आपकी मेहनत की कमाई है और इसे आंख मूंद कर कहीं भी मत लगा दीजिए। तो दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है जिसने क्लियर किया है कि अभी भी जो हाई नेटवर्थ लोग हैं वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल क्लास कहाँ पर है? सच में मिडिल क्लास के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ बचा है? तो इस सवाल का जवाब है करीब करीब नहीं, क्योंकि घरों की कीमत इस कदर आसमान छू चुकी है कि एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति अपने परिवार के लिए घर लेने की अब सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए रियल एस्टेट की स्थिति बड़ी अजीब बनी हुई है। रिपोर्ट्स और आंकड़े जो कहानी कहते हैं, लेकिन क्या सच में ज़मीन पर वो हकीकत है? क्या सच में रियल एस्टेट मार्केट अभी भी चमक रहा है या फिर ये पूरा का पूरा आंकड़ों का खेल है? कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें। नमस्कार, जय हिंद।